संधान की इस व्याख्यान श्रेणी में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने हिंदी कहानी की चर्चा की थी। आज हम एक और नया विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक पुनर्विचार। दोस्तों, हम SYBSI इतिहास पढ़ते हैं, साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं और MA तक हम साहित्य का इतिहास पढ़ते रहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया है। बावजूद इसके आज भी इतिहास लिखा जा रहा है। तो साहित्य का इतिहास लिखने में बार बार पुनर्विचार क्यों करना पड़ता है? क्यों साहित्य का इतिहास एक विद्वान ने जो लिखा है उसमें कुछ अधूरापन दिखता है, तो एक नया विद्वान नए सिरे से उस पर सोचता है और नए सिरे से उस पर लिखता है। तो इन्हीं कुछ बातों पर आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं। मित्रों, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, इसको कहते हैं इतिहास। इतिहास में दो बातें हैं। एक तो वो अतीत से संबंधित होता है और दूसरा कि वो यथार्थ पर आधारित होता है। वैसे इतिहास समाज का भी होता है, सामाजिक स्थितियों का भी होता है, राजनीतिक स्थितियों का भी होता है। हम लोग इतिहास की बात करने जा रहे हैं, वो साहित्य के इतिहास की बात करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य लिखने की शुरुआत तो 8वीं शताब्दी से हुई, लेकिन उसके इतिहास लेखन की परंपरा जो है वो लगभग 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। लगभग 1100 वर्ष बाद पहली बार इतिहास लिखा गया। ये परंपरा शुरू की हमारे कोई भारतीय विद्वान ने नहीं, फ्रेंच विद्वान ने, गांसा द तांसी ने पहली बार 1839 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। पहला प्रयास उन्होंने किया और इसके बाद ये परंपरा एक बनी। शिवसी सरोज ने लिखा, मिश्र बंधुओं ने लिखा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास लिखा और यहाँ तक आते आते मिश्र बंधुओं ने 1913 में इतिहास दिया। और इसके बाद सबसे पहले हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास अगर किसी ने दिया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो मानक इतिहास माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी कई इतिहासकारों ने इतिहास लिखे हैं। कई लोगों ने इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसी विषय पर आज हमारे बीच और ज़्यादा बात करने के लिए उपस्थित है राजकोट यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BK कलास्वा साहब। मैं डॉक्टर BK कलास्वा साहब का बाइसेक के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कलास्वा साहब, आपका स्वागत है और इस विषय पर आप जैसे विद्वान हमारे विद्यार्थियों को आज मार्गदर्शन देने वाले हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करते हुए मैं माननीय कलास्वा साहब से अनुरोध करता हूं कि वो इस विषय पर आगे अपनी बात कहें। माननीय कलास्वा साहब। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, हम प्रश्न पत्र 5 और तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र 6 में ये सारी बातें हम भली भांति जानते हैं। इतिहास क्यों लिखा जाता है, इतिहास लिखने के पीछे इतिहासकारों का मकसद क्या रहता है, यह बात हमें मालूम होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार फ्रेंच विद्वान गार्सा द तांसी ने लिखा। एक विदेशी विद्वान जब अपने देश का इतिहास लिखता है तो हमें इस बात से और अवगत होना पड़ेगा कि क्या ये इतिहास लेखन का कार्य है, ये सार्थक है या नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक विद्वान लेखक ये भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता को क्या अनुभूति जगत से ये पहचानता है, उस विषय पर और गहराई से चर्चा करने से पहले मैं कुछ एक ऐसे पुस्तकों की चर्चा करना चाहूँगा। ये पुस्तक आपको इतिहास लेखन के संदर्भ में ये सहायक हो सकती हैं।
गारसा तासी के पहले जो रचनाएं इतिहास के रूप में सहायक बनी, उन रचनाओं में हम ये स्लाइड पर देख सकते हैं कि 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की ये रचना, 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ ने लिखा, भक्तमाल नाभादास, कालिदास हजारा आदि जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ ये तासी से पहले ये रचित हो गए। तासी ने अपनी जो किताब में ये सारे ग्रंथों को सहायक मानकर ये सारी चीज़ें उठाई हैं। लेकिन क्या ये तासी का इतिहास ये सार्थक इतिहास माना जा सकता है? ये सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है। क्या आप इसे सार्थक इतिहास मान सकते हैं? तो ये स्लाइड पर आप एक दो टिप्पणी भी आप दे सकते हैं कि ये इतिहास मूलतः एक कालक्रम पर आधारित नहीं है, ये त्रुटि है इतिहास की। और कहा गया है कि किसी भी इतिहास का सही लेखन एक कालक्रम के अनुसार ही हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में कालक्रम का सही अनुपात किया है, लेकिन ये तासी ने सही अनुपात नहीं किया। तासी ने सिर्फ ये जानकारी के लिए कुछ भारतीय साहित्यकारों का नामोल्लेख किया। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये नामोल्लेख हैं, ये सिर्फ जानकारी है, ये इतिहास नहीं है। बहुत सारे आलोचकों ने तासी के इतिहास को एक ऐतिहासिक ग्रंथ न मानकर एक सामान्य ग्रंथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक अस्मिता को उजागर करने के लिए जिस प्रदेश का साहित्यकार हो, उस प्रदेश की अस्मिता को आत्मसात करना होता है। एक फ्रेंच विद्वान फ्रेंच भाषा में जब इतिहास लिखता है, तो क्या आप उस इतिहास को सही इतिहास मान सकते हैं? ये सारे प्रश्न हमारे सामने ये मौजूद हैं। आज इतिहास लेखन की पूरी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमें विचार करना होगा कि क्या ये इतिहास लेखन की ये परंपरा में नया इतिहास लिखना अनिवार्य है। ये टिप्पणी है कि सिर्फ कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ही प्रकाश डाला गया है और विशेष गहराई से कोई चिंतन ये तासी के इतिहास में नहीं है। साहित्यिक प्रवृत्तियों का पर्यालोचन भी नहीं है। धार्मिक सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक बल दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही पक्ष को उद्घाटित करते हुए हम किसी इतिहास को नहीं लिख सकते हैं। भारतीय अस्मिता या हिंदुस्तानी अस्मिता को उजागर करना है तो ये बहुआयामी जो प्रवृत्तियां हैं या पक्ष को उजागर करना होता है। एक दूसरी भी एक त्रुटि है तासी के इतिहास में कि ये ऐतिहासिक चेतना का अभाव है। किसी भी इतिहास लेखन का क्रम जो होता है, उस क्रम में एक परंपरा से ऐतिहासिक चेतना निरंतर काम करती आई है, लेकिन तासी के इतिहास में यह ऐतिहासिक चेतना का ये अभाव दिखाई देता है। और जैसा हम पहले कह चुके हैं कि कालक्रम का निर्वाह नहीं हुआ है, उस दृष्टि से हम गारसा द तासी के इतिहास को एक सही ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मान सकते। अब स्लाइड में हम दूसरा ग्रंथ और भी देख सकते हैं, जैसा कि ये तासी के बाद जो है शिव सी सरोज, ये शिव सी सरोज का शिव सी सेंगर ने लिखा शिव सी सरोज। ये शिव सी सरोज भी लगभग 1000 भाषा के कवियों के जीवन वृत्त पर ये प्रकाश डालता है। ये भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ विभिन्न प्रदेशों में जाकर अलग अलग प्रकार के रचनाकारों का ये जमावड़ा करना, ये भी ऐतिहासिक ग्रंथ माना नहीं जा सकता। जैसा कि तासी ने जो किया, वही काम थोड़ा विस्तृत होकर ये शिव सी सेंगर ने किया है। तो उसी परंपरा में शिव सी सेंगर लिखित ग्रंथ को भी हम एक सही ग्रंथ नहीं मान सकते। आगे तीसरा ग्रंथ जब हम चर्चा करते हैं तो तीसरे ग्रंथ के रूप में ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे सामने आया, ये मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु विनोद का प्रयास भी ग्रंथ के रूप में इस प्रकार का रहा कि परंपरा को निर्वाहित करते हुए आगे जाता है।
तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये मिस्र बंधु जब ये ऐतिहासिक ग्रंथ लिखते हैं तो जो त्रुटियां हमें ताशी के ऐतिहासिक ग्रंथ में प्राप्त होती हैं, हमें शिव सी सेंगर के ग्रंथ में प्राप्त होती हैं, यही के यही सारी त्रुटियां हमें ये मिस्र बंधु विनोद में दिखाई देती हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जैसे आप स्लाइड पर ये देख सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम, आप देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, जॉर्ज ग्रियर्सन का ये मिस्र बंधु के बाद ये जब हम जिस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं ये मिस्र बंधु विनोद, और ये मिस्र बंधु विनोद के बाद हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात कर रहे हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक बात हमारे सामने ये स्पष्ट रख दी कि ये ग्रंथ वैसे तो शिव सी सरोज पर आधारित है ही, लेकिन हम इसे हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ मान सकते हैं। चाहे हम आज आचार्य शुक्ल को मानते हैं, लेकिन हम देखिए आचार्य शुक्ल से पहले यह ग्रंथ ये हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ हम इसे मान सकते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में वैज्ञानिक पद्धति का निर्वाह हुआ है, और हमें ये भली भांति जानना चाहिए कि किसी भी ग्रंथ में कालक्रमानुसार और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग हुआ है, यही ग्रंथ एक ऐतिहासिक सार्थक ग्रंथ बन सकता है। प्रस्तुत ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा उर्दू भाषा के साहित्य को उन लोगों ने बाहर रखा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट जानते थे कि हिंदी साहित्य का ग्रंथ हमें लिखना है, तो क्यों हम अन्य भाषाओं के साहित्य को भी सम्मिलित करें। तो उन्होंने सिर्फ हिंदी भाषा को ही केंद्र में रखकर ये ग्रंथ की रचना की है, और हम इस परंपरा में ये हिंदी साहित्य का ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं, और जॉर्ज ग्रियर्सन को ये मील के पत्थर के रूप में हम भली भांति इसे घोषित भी करते हैं। बहुत सारे आलोचकों ने उस पर टिप्पणियां भी की हैं, लेकिन खास करके अधिकतर आलोचक उस ग्रंथ को ये हिंदी साहित्य का ये पहला ग्रंथ मानते हैं। तो उसी परंपरा में आप आगे जब देखते हैं तो हम सीधे ये बिल्कुल लंबी परंपरा है, ये कितने ग्रंथों की हम चर्चा करें, और उस परंपरा में ये सीधे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर दृष्टि केंद्रित करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। जैसे हम जानते हैं कि भारतीय परतंत्र की परिवेश की भावना ये आचार्य शुक्ल पर बहुत केंद्रित रहे। आचार्य शुक्ल उस बात को भली भांति जानते थे, जैसे कि आज हर एक पाठ्यक्रम को एक सही ग्रंथ के रूप में, ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही ग्रंथ को आधार मानकर हम पाठ्यक्रम का निर्माण भी करते हैं। लेकिन कुछ एक त्रुटियां भी कुछ एक आलोचकों ने बताई हैं, जैसा कि ये गणपति चंद्र गुप्त ने भी टिप्पणी की कि कभी कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक ग्रंथ में एक कहाँ जातिवाद भी उभरा है। हम ये चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखें तो ये तीन बातें हमारे सामने प्रमुख आती हैं। एक, ये प्रवृत्तिगत इतिहास है। हिंदी साहित्य का पहला प्रवृत्तिगत इतिहास जो लिखा गया ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा गया। ये आदिकाल या वीरगाथाकालीन परिस्थितियाँ, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल यानी कि गद्य काल, ये सारी की सारी ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ हैं, ये प्रवृत्ति के आधार पर निर्मित हैं। ये प्रवृत्ति मूलक इतिहास के रूप में हम इसे जान सकते हैं। त्रुटियाँ बहुत कम हैं, लेकिन ये ग्रंथ एक सही ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस बात को गहराई से कहा कि हिंदी का भक्तिकालीन साहित्य है, जो भक्ति काल है, ये हारी हुई मनोवृत्तियों का परिणाम रहा। जैसा हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये भारतीय जनता परास्त जब हुई तो सबसे पहले ये दिल्ली से शुरू होता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
इस बात पर ये शंका प्रकट करते हुए कहते हैं कि क्या ये परास्त जो जनता है ये जनता ये दिल्ली से हो, तो ये भक्ति का उद्भव तो दिल्ली के आसपास होना चाहिए। तो जो दक्षिण में हुआ, तो ये दक्षिण का जो विस्तार है ये तो परास्त बाद में हुआ। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना सांस्कृतिक मूलक इतिहास लिखा। ये संस्कृति के परम उपासक रहे, ये हम जानते हैं। ये यही नहीं जानते, ये यही बताना नहीं चाहते कि क्या ये भारतीय संस्कृति, ये संस्कृति परंपरा रूप से ये हमारे सामने आती है। ये तोड़ने में नहीं मानते, जोड़ने में मानते हैं। तो ये थोड़ा आगे जाकर इसे अन्य विद्वानों ने इसे ठीक कर लिया कि भारतीय जो जनता है दिल्ली उत्तर में परास्त हुई, भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके मूल स्रोतों की ओर जाते हैं और ये बताते हैं कि ये दक्षिण के आलवार संत जो हैं, ये आलवार संत ये भक्ति के मूल केंद्र में है और यही भक्ति ये दक्षिण से पैदा हुई और धीरे धीरे उत्तर की ओर ये फैलती जाती है। तो ये उस पर बहुत सारे आलोचकों ने बाद में जाकर भी ये टिप्पणी की। तो एक त्रुटि यही है। ये दूसरी गणपति चंद्र गुप्त ने आचार्य शुक्ल के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए एक बात और भी बताई कि ये जातिवाद में मानते थे, थोड़े राजनीतिक भी हैं। ये चर्चा ये यहाँ पर मानो कि असार्थक नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमें ये पुनर्विचार करना जरूरी बन जाता है। और कहा गया आचार्य शुक्ल ने, आप देखिए कि एक गणपति चंद्र गुप्त एक लेख लिखते हैं ये संचारिका में और बताते हैं कि आचार्य शुक्ल का इतिहास कहाँ न कहाँ थोड़ा